सर, पेंशनर्स ने यहाँ पे एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर मुख्यमंत्री उनसे मिलने का समय नहीं उन्हें देते हैं और उनकी सर मांगों पे उनकी विचार नहीं की करते बैठक हैं की मांग। तो वो जो आने वाले समय में विधायकों का घेराव करेंगे, इस तरह की चेतावनी उन्होंने दी है। तो क्या कहेंगे सर उससे आप? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार है बात रखने का। और उपलब्धता माननीय मुख्यमंत्री की रहेगी तो वो जरूर समय देंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो सर उनकी मांग है कि 2016 के बाद जेसीसी की बैठक नहीं आयोजित की गई और पेंशनर जिस तरह से तनख्वाह है जो वो 1 तारीख को पड़ी, लेकिन पेंशनर की पेंशन 9 तारीख की तय की गई ये है। नाराजगी उन्होंने। देखिए, ये व्यवस्था जो है वो पहले जो 5 तारीख को जो सैलरी दी गई थी और पेंशन भी जो है वो 9 तारीख को दी गई थी, तो ये एक टेम्परेरी फेज है। बदलाव लाए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कर्मचारी हितैषी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये पेंशन आज किसने दी? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बात को ना भूलें कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की सबसे पहला फैसला जो प्रदेश सरकार का वर्तमान में रहा वो ओपीएस का लागू करने का रहा। तो इससे जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कर्मचारी हितैषी है। अन्यथा ऐसा भी तो हो सकता था, अगर हमने इसका पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती तो हम इसको 4 साल के बाद हम इसको लागू करते। लेकिन हमने कमिटमेंट की थी कर्मचारी बंधुओं से कि जिनकी 2003 से पेंशन बंद हो गई थी, उनको हम जैसे ही सरकार बनेगी पहली बैठक में हम सबसे पहला फैसला ओपीएस लागू करने का लेंगे। तो ये हमारी नीयत दर्शाती है, ये हमारी नीति है और जो हमने कमिटमेंट की थी वो हमने पूरी निभाई। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो आर्थिक बोझ जो है हमें विरासत में पूर्व सरकार से मिला है, उसको हम व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रेवेन्यू जनरेशन पे काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सी, और उसके बाद हमारी जो हमारी योजनाएं थी वो थोड़ी लंबित हुई क्योंकि आपदा आई। फिर पहले तो एक प्राकृतिक आपदा आई, फिर उसके बाद राजनीतिक आपदा भी आई। तो राजनीतिक आपदा का मतलब है कि उस समय एक स्थायी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, उसमें भी काफी नुकसान हुआ। 3 महीने जो है वो चुनाव में बीत गए, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, उसमें आचार संहिता लगी थी तो डेवलपमेंट वर्क रुक गया। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप संयम रखें और जल्दी ही जो है व्यवस्था होगी और जो आपके हक में जो है वो सारे प्रदेश सरकार के आने वाले समय में रहेंगे, ये मैं कहना। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने गारंटियां पूरी नहीं की है और गारंटियों के पोस्टर्स अन्य जहां पे चुनाव चल रहे हैं उन क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब ये बात मीडिया में करते हैं, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, आपकी जानकारी में हर चीज है। आपकी जानकारी में ये भी है कि इन 21 महीनों में 10 में से 5 गारंटी योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। तो ऐसा कहना माननीय जयराम जी का कि गारंटी योजनाएं पूरी नहीं की हैं, तो ये दर्शाता है कि वो सिर्फ विपक्ष में रहकर एक विरोधाभास जो है वो जताना चाह रहे हैं। बाकी इसके पीछे लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि बावजूद आर्थिक व्यवस्था खराब होने के, जो विरासत में हमें ऋण मिला, उसके बावजूद हमने ये हमारी कमिटमेंट देखी कि हमने 10 गारंटी योजनाओं में से 21 महीने में 5 गारंटी योजनाएं हमने पूरी करी जी सर, आज से नवरात्रि भी शुरू हो गई है, जनता से किस तरह की अपील करना चाहिए? क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मिले और हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और बनाए रखें, ये मैं कहना चाहूंगा। और भविष्य में, क्योंकि अभी दिवाली भी आनी है और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, आज पहले प्रथम नवरात्रे के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं और हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण की कामना करता हूं। सर, भाजपा जो है सवाल उठा रही है, सरकार ने पानी और बिजली के जो दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है उसको लेकर निशाना साधा है उन्होंने।
देखिए उनका काम है, वो उनका काम जो है विपक्ष की भूमिका निभाना, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि स्वस्थ मानसिकता से जो है आप स्वस्थ एक विपक्ष की भूमिका निभाएं और जो जनहित में फैसले हैं उनको भी आप जो है उनको अप्रिशिएट करें, तो ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। सर, इसी की तहत केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत जो 5,000 करोड़ से ऊपर का पैसा आया है घरों के निर्माण के लिए, वो उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आज भी हम ये कह रहे हैं कि जो आपदा आई, आपदा राहत कोष की जो मांग हम निरंतर करते आ रहे हैं, उसमें एक रुपया भी जो है केंद्र सरकार ने आपदा राहत राशि हमें नहीं दी है। और जिस राशि की ये बात कर रहे हैं, जिसको आप भी मेंशन कर रहे हैं, वो तो अगर आपदा नहीं भी आती तो वो भी राशि जो है, क्योंकि संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं, वो राशि प्रदेश सरकार को आनी ही थी। और जो योजना, जो आप आवास योजना की बात कर रहे हैं, ये आवास योजना जो है आपदा राहत राशि से क्यों जोड़ रहे हैं इसको आप? ये तो आपदा राहत राशि हमने उस नुकसान की भरपाई के लिए हम मांग कर रहे हैं जो हमारी प्रदेश की जनता का नुकसान आपदा से हुआ। और ये जो आवास योजना है, ये तो पूर्व में रही है, पूर्व से चल रही है योजना। ये तो जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब से ये चल रही है। और ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है, ये तो आने ही आने हैं। और आपदा नहीं भी होगी तब भी ये जो आवास योजना जो है वो लागू होगी और उसके तहत मकानों का आवंटन होगा। तो इसके साथ जोड़ना ये गलत है और ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ने इनको चुनकर भेजा है। प्रदेश की जनता ने आज यहाँ से दिल्ली में भी सांसद के रूप में चुन के भेजे हैं। वो अपनी जो है जिम्मेवारी से ये भाग रहे हैं। अब ये आज नाकाम रहे हैं। जो हमारे प्रदेश के लोगों का हक है, अधिकार है, उसको प्रदेश में लाने के लिए वो नाकाम रहे हैं। इसलिए अपनी जिम्मेवारियों से भागने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, कल प्रदेश भर के मंदिरों में हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ करने का एक आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए आयोजित कराया जा रहा है ताकि सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि मिले। उनका कहना ये कि अवैध जो निर्माण हो रहे हैं, अवैध मस्जिदों के निर्माण हो रहे हैं, उन्हें तोड़ा जाना चाहिए और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन। जेल भरो आंदोलन की भी इसमें चेतावनी उन्होंने दी है, तो सरकार सर कैसे देख रही है इस मामले को? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ कोई अगर करना है तो वो तो एक सकारात्मक पहल है और उसमें अच्छी बात है, करना चाहिए। उससे पॉजिटिविटी बनी रहती है उसमें। तो उसको आप उसके साथ जो राजनीति के साथ ना जोड़ें। और ये प्रश्न करना भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक प्रश्न चिन्ह लगता है अपने आप में कि ये, क्योंकि ये सबको अधिकार है कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आप अपने जेल भरो आंदोलन की उन्होंने यहाँ पे नहीं, मैं उसी पे बात पे आ रहा हूँ। फिर आपने ये कहा कि जेल भरो आंदोलन, तो जेल भरो आंदोलन मैं नहीं समझता हूँ कि किस संदर्भ में आप ये पूछना चाह रहे हैं। मस्जिद विवाद को लेकर सर उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जो इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा नहीं करती है तो फिर आगे वो बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं और जेल भरो आंदोलन की तरफ जो रुख कर सकते हैं अपना। देखिए, मस्जिद का तो विवाद कुछ भी नहीं, मस्जिद का विवाद तो खत्म हो चुका है। और जो जिस व्यक्तिगत लड़ाई को, जिस पैसे के लेन देन को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उसको जो एक सांप्रदायिक रंग जो है भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश करी और वो एक उसी कड़ी का हिस्सा है जो बजट सेशन में उन्होंने खरीद फरोख्त करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो एक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करी, नाकाम कोशिश करी। जब वो वहां पर नाकाम हो गए तो उन्होंने एक व्यक्तिगत झगड़े को एक कम्युनल कलर देने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी वो नाकाम नहीं रहे। क्योंकि ये जो अवैध निर्माण की बात है, अवैध निर्माण के लिए उन्होंने खुद कहा है। देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं जो प्रदेश में आजादी से पहले और रह रहे हैं, उन लोगों ने आपके माध्यम से ही जनता के सामने अपनी बात रखी, अपनी भावना रखी कि जो अवैध निर्माण होगा हम उसको खुद जो है वो खुद तोड़ने की बात उन्होंने रखी है। तो ये चीज, इस चीज को तूल देना मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे जो है एक नेगेटिविटी दिखती है, एक राजनीतिक मंशा दिखती है। और ये इस चीज को कहना कि मस्जिद विवाद, तो मस्जिद विवाद तो है वो खत्म हो चुका है।
वो एक व्यक्तिगत झगड़ा था, लेन देन को लेकर झगड़ा था, जिसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। आज हिमाचल प्रदेश जो है, आज हम अपनी जो हमारी परंपरा है, हमारी जो एक समृद्ध संस्कृति है, उसको हम जो है नहीं छोड़ सकते। और क्योंकि हिमाचल एक पर्यटन राज्य भी है, और यहाँ पर न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, और हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। अतिथि देवो भव जो है, ये हमारा मोटो है। तो इससे हम कैसे हट सकते हैं? तो इसलिए ये जो कुछ ताकतें हैं जो हमारे समाज में इस तरह का विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है। और मैं यही कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों से कि किसी के बहकावे में ना आए, और हम जो हमारा हिमाचल प्रदेश का एक इतिहास रहा है, उसको जो बिगाड़ने का प्रयास जो कुछ ताकतें कर रही हैं, उनको हमें जो है सपोर्ट नहीं करना है, ये मैं कहना चाहूंगा। सर इसी के अलावा सर सरकार क्या कुछ ऐसे इनिशिएटिव उठा रही है ताकि जो निजी क्षेत्र है वो आके अपना यहाँ पे बिजनेस लगा सके और निजी क्षेत्र में नौकरियां, ज्यादा रोजगार जो मिल सके? नहीं, ओपन पॉलिसी है। जो कोई इन्वेस्टर जो है, हम लोग, मैंने कहा कि रेवेन्यू जनरेशन पे जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस्ड है, और उसी के तहत जो है हमने आज यहाँ पर सभी का वेलकम है। जो इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहते हैं, जो कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उनके लिए ना सिर्फ सिंगल विंडो बल्कि ओपन विंडो जो है के तहत उनके सारे जो एनओसीज वगैरह की जो औपचारिकता है, उनको समय रहते जो है जल्दी ही उसको पूरी सरकार करवा के देगी, और ताकि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आए और यहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो करें, ताकि हमारे जो बेरोजगार शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान।